Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Dikambar Institute of Technology, Bhandari Board Dosa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject, BTech 6th semester, according to IT syllabus, civil branch. आप ये कहेंगे सिविल ब्रांच की जो आपके सब्जेक्ट चल रही थी एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग, उसका आपको वीडियो है और उसके अंदर अगर आप बात करें आरसीसी वर्क, किसकी आरसीसी वर्क। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँगा आरसीसी वर्क जो करते हैं कुछ रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, तो आप ये कहेंगे एस्टिमेट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आप किस तरीके से इसमें यूज में लेंगे, तो क्या आप एक्टिविटी इसके अंदर करेंगे कि क्या वर्क आपको करना पड़ेगा, कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर लगेगा। तो मैं अगर बात करूँ रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट, तो आपको दो काम इसके अंदर करना है। जब आपको आरसीसी का वर्क करना है, पहला काम तो ये होता है कि आप कॉन्क्रीटिंग करते हैं। कॉन्क्रीटिंग में यदि आप ये कहेंगे रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और कंक्रीट यूज करेंगे, जिसके अंदर एग्रीगेट सैंड और सीमेंट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो उनका कार्य करना, एक आपको एक्स्ट्रा जो कार्य करना होता है, एक सेंटरिंग करनी होती है और एक शटरिंग करनी होती है। सेंटरिंग और शटरिंग जब आप आरसीसी का कार्य कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपको मटेरियल का तो ये रहेगा कि रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो उनको किस तरीके से सेंटरिंग करना है और किस तरीके से शटरिंग करना है, वो भी आपका एक्स्ट्रा इसमें वर्क ऐड हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा वर्क ऐड हो जाता है। अगर आप मैं बात करूँ, आज जो आपका रेनफोर्समेंट होता है, क्या होता है रेनफोर्समेंट, जिसे आपने कहेंगे स्टील, क्या स्टील। तो आपके डिफरेंट कार्य के लिए आरसीसी जो वर्क करेंगे, उनके डिफरेंट कार्यों के लिए आपको जो स्टील की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट परसेंट चाहिए, डिफरेंट परसेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब जगह कितना भी आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दें, स्टील प्रोवाइड करवा दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यदि बात करूँ आपसे कि डेंसिटी ऑफ स्टील, कि जो स्टील जो आपकी दी हुई है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। स्टील की डेंसिटी 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर होती है आपके, 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, यानी आप ये कहें कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर जो इसकी आपकी जो डेंसिटी है कितनी होती है 7800, वैसे 7850 kg पर क्यूबिक मीटर माना जाता है। तो मैंने क्विंटल में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो आपको 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक होगा। और यदि आप ये कहें क्या स्टील की डेंसिटी है, स्टील की डेंसिटी आपकी यह है, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850। यदि मैं आपसे कहूँगा, जैसे अगर आप बीम में कार्य कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, बीम में कर रहे हैं या लिंटल में कर रहे हैं, ठीक है, लिंटल में कर रहे हैं, स्लैब में कर रहे हैं, स्लैब, बीम, कॉलम, ठीक है, कॉलम के अंदर यूज कर रहे हैं, तो कितना परसेंट, जब मैं फाउंडेशन की मैं बात करूँ कि फाउंडेशन में, तो वहां पर कितना परसेंट इसका यूज में लिया जाता है। यदि आप नेक्स्ट ये देखें फाउंडेशन में तो करते हैं, फाउंडेशन स्लैब या लिंटल, स्लैब या लिंटल्स, कितना परसेंट यूज करता है। यदि आप ये कहेंगे कि आप देखेंगे बेसिकली तो जो अपनी जो स्लैब होती है, छत जो होती है, ठीक है, नॉर्मल, उसके अंदर अपन सरिया कम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फिर आपकी बीम देखिए, अगर आपने तो बीम के अंदर क्या है कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा होता है। कॉलम के अंदर आपने देखा, कॉलम के अंदर भी आपका रेनफोर्समेंट ज़्यादा होता है और वैसे नहीं होता है नॉर्मल कंपेरिजन। जैसे फाउंडेशन की बात करूँगा, जो आपकी नींव होती है, क्या होती है, नींव होती है, वहाँ पर भी क्या होता है आपका जो रेनफोर्समेंट होता है वो कम होता है, तो आप ये कहेंगे कि 0.7 से लेकर 1% तक आप क्या किसमें स्लैब में प्रोवाइड करवाएंगे, और बीम के अंदर 1 से 2% और कॉलम के अंदर 1 से 5% और फाउंडेशन के लिए 0.5 से 0.8%। आप लिख सकते हैं इसको, अगर आप लिखना चाहें बीम के अंदर से 1 to 2% और स्लैब के अंदर 0.7 to 1%, कॉलम के लिए 1% to 5%। देखिए इसमें क्या है 6% प्रोवाइड करवाते हैं। जब आपका ओवरलैपिंग केस होता है तो वहाँ भी आपको इसको 6% आप प्रोवाइड करवाते हैं कॉलम के अंदर एक बार, वैसे 4% यूज करते हैं। नेक्स्ट फाउंडेशन के अंदर 0.5% to 0.5
8% आप यूज करते हैं, क्योंकि ये कम आपको रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ता है फाउंडेशन के अंदर, इसके अंदर फाउंडेशन के अंदर। ठीक, तो ये अभी क्वांटिटी है कि आपको इतना परसेंट आपको रेनफोर्समेंट लेना है, आपको जो सरिया है वो इतना लेना। बाकी क्या होता है, आपको कंक्रीट होती है, क्या होती है कंक्रीट, जिसके अंदर एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड होती है, तो उनसे मिलकर बना होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप बीम का कार्य कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट ज़्यादा नहीं लें। ठीक है, स्लैब या लिंटल ले रहे हैं तो 1% से ज़्यादा नहीं लें। अगर आप ये बेसिक कैलकुलेशन अपन जो कर रहे हैं वो एस्टिमेट आपको बनाना हो रहा है, ठीक है, बनाना पड़ रहा है, तो आप इतना रेनफोर्समेंट मान सकते हैं, इसके बीच में आप रेनफोर्समेंट मान सकते हैं। इनके लिए आप कॉलम का काम कर रहे हैं, कॉलम के लिए इतना, ठीक है, स्लैब के लिए इतना, बीम के लिए इतना और फाउंडेशन के लिए इतना रेनफोर्समेंट आप मान सकते हैं कि आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है, यदि मैं रेनफोर्समेंट की बात करूँ किस तरीके से अपन यूज करेंगे। ठीक है, आपने देखा वो स्लैब है, स्लैब के अंदर क्या है, रेनफोर्समेंट अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें अल्टरनेट क्या होता है, उसके अंदर लास्ट वाले जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर हुक प्रोवाइड करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हुक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने देखें कि ये वाला आपको कोई हुक आपका प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से, यदि आपने देखा है, ठीक है, या फिर इस तरीके से एक इस तरीके से देखे हूँ। ठीक है, तो ये अपन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनकी क्या लेंथ भी बढ़ जाती है, इनकी लेंथ बढ़ जाती है, जितनी अपन को लेंथ चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट अपन को चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है ओवरलैपिंग के केस के अंदर। ठीक है, तो इनकी लेंथ कितनी होगी, कब किस कंडीशन के लिए और कितना लिया जाएगा वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, ये याद भी होना चाहिए आपको। यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि कोई भी अपन सरिया जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी सरिया अगर आप ले रहे हैं रेनफोर्समेंट, हुक के लिए देखिए आप, किसके लिए, हुक के लिए, हुक्स द लेंथ ऑफ हुक, हुक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ आपका एल और यहाँ से ये इस तरीके से, ये होती है। ठीक है, बटरमेंट तरीके से करना होता है। तो सपोज अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आउटर टू आउटर इसकी जो लेंथ होती है ये वाला यहाँ से, ठीक है, वो माना एल है, कितनी है, एल है। तो ये माना जाता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी 4L होती है। कितनी होती है, 4L होती है। ऊपर वाले भी कितनी होती है, 4L या डी सॉरी डायमीटर। एल तो ये लेंथ हो गई, ये डायमीटर, इसका जो आपका जो रेनफोर्समेंट होगा उसका डाय होता है 4D। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से आकर की जो होती है इसकी, ठीक है, ये वाली, ये भी कितनी होती है, 4D होती है। कितनी होती है, 4D होती है। तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर जो ये काम दिया हुआ है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जाएगा, ये 1D जाता है। मतलब आप ये कहेंगे कि 1 हुक्स की जो लेंथ होती है वो 4, 4, 8 और ये 1A, तो ये 9D हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9D हो जाती है। तो इधर भी 9D, तो इधर वाली भी 9D, तो आप क्या कहेंगे 9D प्लस 9D, ये कितना हो जाएगा आपके पास एक रेनफोर्समेंट के लिए 18D। ठीक है, पूरी लेंथ की मैं बात करूँ, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास, L प्लस 18D। पूरे रेनफोर्समेंट आप जो सरिया है, ये वाली पूरी सरिया की लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L होगी, यहाँ पर 4D, ये वाली 4D एक कर्व में आ जाएगा। ठीक है, D, ये 9 हो जाती है, 9 इधर की और 9 इधर वाले। ठीक है, ये भी कितनी है आपके 4D, ये भी 4D, इसके लिए भी 9 होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ होगी, इसकी जो टोटल लेंथ होगी किसकी, एक स्टेट, इसको स्टेट कर दीजिए बोथ साइड में जो आपको दिया हुआ है। तो आपकी ये क्या हो जाएगा, आपका हुक साइड का वर्थ हैंड, जो आपको दोनों तरफ यदि लगा हुआ है, एक हुक्स की लेंथ 9, ठीक है, एक तरफ वाला है। यदि टोटल बोथ में क्या है, बोथ एंड्स ऑफ हुक प्रोवाइड करवाए गए टोटल लेंथ जो होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, L प्लस 18D, L प्लस 18D। इसको याद करना है, एक हुक्स जो लेंथ होती है वो 18D होती है दोनों तरफ वालों की।
कितनी होती है 18D होती है। वैसे अगर स्पेशली 1 की मानेंगे तो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ वन हुक कितनी 9D। टोटल लेंथ की बात करूँगा तो वो आ जाएगी L बराबर सॉरी टोटल लेंथ बराबर L प्लस 18D। जो लेंथ जो लेते हैं बीम की स्लैब में जो माइनस करना होता है वो क्या है जो कवर्स जो होता है उसको माइनस करना होता है। ये L है जो अगर दोनों तरफ क्या है कवर्स जो प्रोवाइड करवाएंगे उनको अपन को माइनस करना है। एक तरीके से आप ये कहेंगे कि माइनस करना है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ यदि आपने देखा हो कि इसके लिए एक तो हुक्स नॉर्मल वाले हो गए और एक अगर आपने देखे हैं तो अल्टरनेट वायर्स प्रोवाइड करवाते हैं स्लैब वगैरह के लिए, एक सीधा और एक फिर घुमावदार, जिसके आपको जो शेयर फोर्स जो आता है उसको कैरी करता है। शेयर फोर्स आता है उसको कैरी करता है। यदि मैं आपसे नॉर्मल कह दूँ इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल है, फिर आपको ये इंक्लाइंड ये आपका हुक्स, फिर आपको ये प्रोवाइड करवाता है। सेम ये वाला ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है हुक्स का तो आपको पता ही है कितनी होती है, लेकिन ये बात है कि आप जो प्रोवाइड करवाते हैं ये वाला इनके बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है 45 डिग्री। आप ये कहेंगे जो बेंट अप बार होता है क्या होता है इसको बेंट अप बार बोलते हैं एक तरीके से। तो बेंट अप बार होता है तो उसको आप कितनी डिग्री एंगल पर बेंड करवाते हो बेंट अप बार को, बेंट अप बार को या 30 डिग्री पर या फिर आप 45 डिग्री पर। अधिकतर आप बेंट अप बार को 45 डिग्री पर प्रोवाइड करवाते हैं। कितने पर 45 डिग्री पर इसको प्रोवाइड करवाते हैं। कितने पर 45 डिग्री पर बेंट अप बार, इसे कहते हैं बेंट अप बार। बेंट अप बार है ठीक है 45 डिग्री पर। इसकी जो लेंथ है स्पेसिफाई होती है कि यहाँ से यहाँ तक आपको इतने प्रोवाइड करवाना है L/4 से L/5 तक करवाना है। जो ये लेंथ होती है ना टोटल ये वाली टोटल लेंथ अपनी है उससे ये वाला जो पार्ट होता है वो L/4 से लेकर L/5 तक प्रोवाइड करवाना है। ये पूरा फाइल है। इधर भी आपका जो होगा वो L/4 से L/5 तक प्रोवाइड करवाना है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि यदि सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है कुछ होगी ठीक है, लेकिन आपने जो सरिया वो क्या है ये वाला है इंक्लाइंड। यदि सपोज दैट इसकी जो डेप्थ है वो माना डी है डी या फिर इसको मानो आप ठीक है। जैसे तो आपको क्या चाहिए ये वाला चाहिए, अब उनको ये चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी ठीक है। तो ये आपको अलग अलग एंगल्स के लिए अलग आएगी। यदि मैं आपसे कहूँगा 30 डिग्री पर बेंट अप किया गया है या फिर आप ये कहेंगे 40 पर बेंट अप किया गया है ठीक है। आपको पता है कि साइन थीटा में क्या होता है साइन थीटा के अंदर लंब बटे करंट। आपको करंट चाहिए, ये आपको 45 डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का ठीक है। सामने लंब ठीक है, यहाँ पर ये कर्ण है ठीक है। ये बचा हुआ क्या है आधार है। यदि मुझे कर्ण चाहिए तो क्या हो जाएगा डी आपकी जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर इसको क्या करना है उसमें से माइनस करना है। तो एक्चुअल जो वैल्यू आती है आपकी ये बेंट अप बार की ये वाला पोर्शन के लिए ये 0.42 डी आती है ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मानते हैं अपन ये 0.45 डी मान लें 0.45 डी मान लेते हैं। इधर भी आपको सेम 0.45 डी मानना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा आपके डबल हो जाएगी। एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9 डी हो जाता है। कब ये 45 डिग्री के लिए है, कितने के लिए 45 डिग्री के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा 45 डिग्री के लिए दोनों तरफ प्रोवाइड किया है ठीक है। तो 45 डिग्री यदि आपका एंगल है कितना 45 डिग्री है ठीक है। तो ये डी अपॉन साइन 45 माइनस डी हो जाता है ठीक है। ये वाला पोर्शन के लिए आप कैलकुलेशन है नॉर्मल तो डी अपॉन साइन कितना 45 डिग्री माइनस के डी, इसका आपका 0.42 डी आता है कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। तो इसके लिए आपने कितना हो जाएगा 0.9 डी कब 45 डिग्री के लिए जब आपका ये बेंट अप बार कितने पे है
45 डिग्री है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो मान है वो चेंज करके कितना कर दिया जाए, 30 डिग्री कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 30 डिग्री कर दिया जाए, तब आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। 30 डिग्री पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसका जो मान आएगा वो आएगा आपके पास 0.3 आएगा। तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा 0.6। भाई कम एंगल है तो आपका ये थोड़ा इस तरीके से आएगा, ठीक है, कम एंगल है तो 30 जैसे 30 है इसका, ठीक है, 30 डिग्री से कम आ जाएगा, ये भी लेंथ भी कम हो जाएगी। इसके लिए 30 डिग्री एंगल्स है आपके पास, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आती है वो 0.3D आती है। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 0.6D, 0.6D, क्योंकि आप ये D जो प्रोवाइड करवा रहे हो साइन 30 डिग्री माइनस D प्रोवाइड करवाएंगे, ये जो वैल्यू आएगी लगभग 3D आएगी और दोनों तरफ है तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये 0.6D आ जाता है। इस तरीके से एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आप ये कहेंगे कि बेंटर बार जो होता है उसमें एक्स्ट्रा जो लेंथ होती है वो इतनी होती है। तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बेंटर बार ये प्रोवाइड करवाते हैं, शेयर फोर्स आता है उसको भी ऑब्जर्व करता है। एंकर्स जो हुक जो होते हैं वो इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ है उसको बेंड कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, ठीक है, उसको मजबूताई हो जाती है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको शेयर फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से आप ये लेंथ ज्ञात करेंगे और ये एक्स्ट्रा लेंथ होती है। ये बीच वाली जो लेंथ है वो तो L है, क्या है, L रहती है, ठीक है। तो यदि इसी का यदि टोटल की मैं बात करूँ, टोटल लेंथ, सॉरी ये टोटल लेंथ क्या है, L है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। L का यदि आप ये कहें L/4 तो ये बच्चा L/4 से L/5, L/4 से L/5 इधर, और बेचा शेष वाला पार्ट वो क्या है, ये स्टेट होता है, ये स्टेट होता है। इस तरीके से आप इसमें लेंथ याद कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हुक किस लिए प्रोवाइड करवाते थे कि आपकी जो प्रॉपर बॉन्ड इसके अंदर बन सके वो शेयर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।